हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं समीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। जैसे कि अब हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर किया था, चैप्टर नंबर 9 किया था, तो आज हम अपने इस सेशन के अंदर चैप्टर नंबर 10 करेंगे। ये 11th क्लास का 10th चैप्टर है। 11th क्लास में टोटल 14 चैप्टर हैं, तो जल्दी ही आपकी ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। आपको आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर पूरे 11th का सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और साथ के साथ अभी मैं 12th क्लास का भी आपका सेशन कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कोई ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री की क्लासेस के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है, आप देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री की क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस को भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से केमिस्ट्री की क्लासेस भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं और मेरे ही एक जानकार हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर 10 को, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, भाई सॉलिड्स कैसे मूव करते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैसे ही फ्लूइड कैसे मूव करते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। और ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ये समझेंगे। तो भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला हमारे पास जो वर्ड आता है वो आता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर की आपसे कोई डेफिनेशन की बात करें तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। द एवरेज प्रेशर इज डिफाइन एज अ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इसका क्या होता है, आपकी प्रेशर होता है। और यहाँ पर एस कंडीशन आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा। एस टी कंडीशन कौन सी होती हैं, जो जीरो डिग्री सेल्सियस और 1 एटॉमिक प्रेशर के ऊपर होती है। कई बार आपके सामने न्यूमेरिकल आता है, उसके अंदर सीधा लिख देते हैं कि एस कंडीशन पर वो मटेरियल वहाँ पर प्रेजेंट है। केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि एस कंडीशन कौन सी होती है, जो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर पर या फिर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वहाँ पर मौजूद हो, तो उसे क्या कहते हैं, एस कंडीशन कहते हैं। प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रेशर क्या है कि स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये मत कहना सर फोर्स वेक्टर होता है और फोर्स को किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड किया, तो भाई सीधी सी बात है, वहाँ पर वेक्टर आंसर आना चाहिए। बट जो आपका प्रेशर होता है वो क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया अंडर कंसिडरेशन एंड नॉट वेक्टर फोर्स दैट अपीयर इन द न्यूमिनेटर। भाई यहाँ पर हम सिर्फ कंपोनेंट लेते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेते हैं, फोर्स के डायरेक्शन की हम यहाँ पर बात नहीं करते हैं। प्रेशर के अंदर हम क्या लेते हैं, फोर्स के मैग्नीट्यूड का डिस्कशन करते हैं, इसलिए प्रेशर को क्या कहा जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ द वी रिमाइंड द रीडर डेट इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया। वो कंपोनेंट है, फोर्स का वो कंपोनेंट है जो एरिया के हमेशा क्या है, एरिया के नॉर्मल है। तो मीन्स एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगी, तो उसकी डायरेक्शन तो हमें पहले ही पता है, फिक्स है। और जिनकी डायरेक्शन फिक्स हो वो किस में काउंट किए जाते हैं, स्केलर में काउंट किए जाते हैं। इसकी डायमेंशन होती है ml-1 t-2 और इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, पास्कल हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक एटमॉस्फेरिक 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। एक एटमॉस्फेरिक किसके बराबर होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। कुछ क्वांटिटीज़ हैं जैसे इंडिसिबल इन डेंसिटी की अगर बात की जाए तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी की यूनिट याद रखेंगे, मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की L-3। ठीक है, तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, ml-3 और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब। और ये एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। जो मैक्सिमम रिलेटिव डेंसिटी होती है, क्या होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है यहाँ पर। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई, रेशियो होता है किसका, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रेशियो होता है किसका, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, भाई उस सब्सटेंस की डेंसिटी, और बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। और रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशन लेस, कैसी, डायमेंशन लेस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी हो। देखो डेंसिटी एक डायमेंशन यूनिट होती है जिसकी डायमेंशन क्या होती है, ml-3, पर रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। दोनों में डिफरेंस बिल्कुल ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पर पास्कल ला दिया गया था। पास्कल ला क्या था ये समझेंगे। पास्कल ला के अनुसार आप लोगों को पढ़ना है कि यहाँ पर नेट जो फोर्स है भाई, नेट आपको जो प्रेशर है
वो डेप्थ में, जब किसी सब्सटेंस डेप्थ में जाता है तो उसके अंदर कितना वेरिएशन आता है उसके प्रेशर में, क्या होता है, पास्कल लॉ होता है। ठीक है, तो वो वेरिएशन कितना आता है, P2 माइनस P1 किसके बराबर आता है, रो जी एच की। ये बात ध्यान रखेंगे, जब कोई सब्सटेंस डेप्थ में जाता है तो उसके प्रेशर में वेरिएशन कितना आता है, P2 माइनस P1 रो जी एच। एच देखो कैसे है, मान लो ये कोई पानी का गिलास है और पहले सब्सटेंस यहाँ पे था, यहाँ पे प्रेशर आपने कितना ले लिया, P1 ले लिया, यहाँ पे सब्सटेंस को लेके गए प्रेशर कितना ले लिया, P2 ले लिया। एच इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। एच इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। जी यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है, इस सब्सटेंस की क्या है, डेंसिटी है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं द एक्सेस ऑफ प्रेशर P माइनस एट द डेप्थ H इज कॉल्ड गॉस प्रेशर। ठीक है, जो एक्सेस प्रेशर होता है इस पॉइंट पर, मतलब सीधी सी बात आप कह सकते हो, डेप्थ में जाकर जो प्रेशर वेरिएशन आता है उसे किस नाम से जाना जाता है, गॉस प्रेशर के नाम से जाना जाता है। देखो गाइज, यहाँ पर सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए हैं। जल्दी ही जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आपको लाइव क्लासेस देना स्टार्ट करता हूँ, फिर आप लोग मेरे को मतलब मैं लाइव अगर बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो मैं सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। यहाँ पर छोटी सी स्क्रीन होती है और इस स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें बना पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, टोर को याद रखेंगे। टोर किसकी यूनिट होती है, प्रेशर। इस बार एसएससी सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, टोर किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की होती है। ए प्रेशर इक्विवेलेंट ऑफ 1 मिलीमीटर इज कॉल्ड टॉर। 1 मिलीमीटर के बराबर जो होता है उसे क्या कहते हैं, टॉर। और टॉर की फुल फॉर्म होती है टॉर्सिले, और इसकी यूनिट कितनी होती है, एक टॉर किसके बराबर होता है, 133 पास्कल के बराबर होता है। 133 पास्कल के बराबर होता है। वैसे ही एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये सारी यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं गाइज। हाइड्रोलिक मशीन्स जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं। वेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ फ्लूइड कंटेन इन ए वेसल, इट इज ट्रांसमिटेड अनडैमेज्ड एंड इक्वली ऑन डायरेक्शन। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ पास्कल लॉ। भाई पास्कल लॉ में क्या कहा गया था कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो किसी सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, और उस सब्सटेंस मतलब जो फ्लूइड है, पानी किसी बर्तन के अंदर जो फ्लूइड है, जैसे मान लो ये कोई गिलास है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अगर इस पर आप प्रेशर लगाते हो, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, तो प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली एक्ट करेगा, हर डायरेक्शन में इक्वली एक्ट करेगा। यह भी एक पास्कल लॉ की फॉर्म होती है। और इसी के बेस पर क्या बनाया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, क्या किया जाता है, मान लो ये कोई पाइप है, इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लूइड भर दिया जाता है। इस एरिया के गैप के अंदर हवा भर दी जाती है और इसके अंदर भी क्या भर दिया जाता है, हवा। जब आप यहाँ से पुश करते हो, क्या करते हो, पुश करते हो, तो उसकी वजह से ये वाली हवा इस वाले एरिया पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। और जब इस एरिया के आप क्या करते हो, बाहर की तरफ पुल करते हो, खींचते हो, तो ये वाली हवा बाहर की तरफ क्या कर रही है, एक्सेल हो रही है। तो ये फ्लूइड इस तरफ शिफ्ट होता है, तो इस तरफ से हवा इस तरफ शिफ्ट होती है। इस हवा के द्वारा यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। जब इसे प्रेस किया जाता है तो ये क्या करता है, इस पर फोर्स लगाता है और ये वाला फोर्स आगे लगता है तो ये आगे इसे सप्लाई कर देता है। The pressure is greater on lower surfaces of the body than the upper surfaces as pressure in a fluid with depth। भाई जब भी कोई फ्लूइड डेप्थ में होगा, पानी के अंदर होगा, तो उसके लोअर सरफेस पर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और अपर सरफेस पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये बात भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इज एन अपवर्ड डायरेक्शन। भाई उन सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट किस तरफ लगता है, बियॉन्ड, उसे अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसे क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स। देखो हमने बचपन में सबने ये शैतानी की है कि पानी की बाल्टी में हम क्या करते थे, मग को डिप करने की, मतलब मग को बाल्टी की जो तलेटी होती है उससे टच करने की कोशिश करते थे, पर कभी कामयाब नहीं हुए। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता रहता था, हमें ऊपर की तरफ एक फोर्स महसूस होती थी। उस फोर्स का नाम क्या था, बियॉन्ड फोर्स था। और ये प्रिंसिपल किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स एक्जेक्टेड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। भाई जो बियॉन्ड फोर्स होती है, क्या होता है, जो बियॉन्ड फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, वेट ऑफ द फ्लूइड के बराबर होती है। आप ध्यान रखेंगे, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होती है, ठीक है। जितना फ्लूइड वहाँ पर, मतलब आपने पानी उसके अंदर मतलब हाथ डिप किया, नीचे की तरफ दबाने की कोशिश की, तो जहाँ पे आप उसे नीचे की तरफ लेके जा रहे हो तो वो चीज़ वहाँ से पानी को डिस्प्लेस करेगी। तो पानी को डिस्प्लेस कर रही है, फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रही है। जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका क्या होता है, वेट। और वेट आपको पता है एक फोर्स है, और न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार दोनों फोर्स क्या होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन की इक्वल फोर्सेज होती हैं। तो बियॉन्ड और वेट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। और वेट किससे निकाला जाता है, mg से निकाला जाता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं।
द प्रिंसिपल कैन बी समझाइज द लॉस ऑफ द वेट ऑफ ए बॉडी समर्ज पार्सली और फुली इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। भाई किसी बॉडी का जब भी आप पानी में डिप करते हैं, वो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के चेंज होने से उसका वेट डिक्रीज होता है। तो उसका वेट जो डिक्रीज हुआ वो किसके बराबर होता है, वो जितना हिस्सा उस बॉडी का मतलब जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर लॉस वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर आपको लॉस से देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप सेकंड फोर्स देखो, यहाँ पर F2 अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, जैसे इसको अगर आप प्रेस करते हो, जो मैंने अभी भी केस बताया था, इसको आप प्रेस करते हो तो F1 को अगर आपने प्रेस किया तो यहाँ से फोर्स इस तरफ लगी और ये इसको F2 क्या करेगी, ऊपर की तरफ धकेल देगी। जब इसे आप ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, या हाइड्रोलिक एक लिफ्ट का केस तरह आपको दिखाया गया है। यहाँ पर F2 जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी, F2 फोर्स होगी F1 A2/A1। A2 ये वाला एरिया है और A1 ये वाला एरिया। ठीक है, F1 A2/A1 के बराबर यहाँ पर आपकी फोर्स होती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इज सेड टू बी स्टडी इफ एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। भाई किसी भी फ्लो को स्टडी कब कहा जा सकता है, जब वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल, भाई हर एक फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे उस टाइम के ऊपर, तो उसे क्या कह सकते हैं, स्टेडी स्टेट कह सकते हैं। उसे आप स्टेडी स्टेट कह सकते हैं। द पाथ टेकन बाय फ्लूइड अंडर स्टेडी फ्लो, जब वो स्टेडी फ्लो में हो उस समय उसका जो पाथ होता है उसे स्ट्रीमलाइन मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन मोशन। उसे किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, इट इज डिफाइन एज द कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी। टेंजेंट क्या होती है पहले समझिए। मान लो ये कोई सर्कल है, ये उसकी रेडियस है, रेडियस के साथ बाहर की तरफ कोई एक रे बनाएगी, एक लाइन खींचेगी जो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है, उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। It is defined as the curve whose tangent at any point is in the direction of fluid at a that point. Fluid velocity at a that point. Clear? और जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो समझेंगे। यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी दी गई है AP/VP। ठीक है, ये P/R/Q पॉइंट है, P ये है, R ये है और Q है। A यहाँ पर एरिया है P पॉइंट का और VP यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है P पॉइंट पर। वैसे ही AR क्या है, एरिया है R पॉइंट का और VR क्या है, वेलोसिटी है R पॉइंट पर। A क्या है, एरिया है Q पॉइंट पर और V क्या है, वेलोसिटी है Q पॉइंट पर, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी किस नाम से जाना जाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल जो फ्लूइड होते हैं उनके मास के कंजर्वेशन की ये स्टेटमेंट होती है। AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। AV गिव्स द वॉल्यूम फ्लक्स, क्या देती है, वॉल्यूम फ्लक्स, फ्लो रेट एट रिमेनिंग कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। भाई जो फ्लो रेट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये कौन बताता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताती है। बियॉन्ड ए लिमिट वैल्यू द क्रिटिकल स्पीड दिस फ्लो स्लूज। भाई आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रीमलाइन मोशन कब टर्बुलेंट में बदल जाता है। भाई जिस स्पीड्स तक कोई भी फ्लूइड आप स्ट्रीमलाइन मोशन में कहोगे उस स्पीड को क्या कहते हैं, क्रिटिकल स्पीड। मतलब क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड है जिससे आगे निकलते ही उसके मोशन को क्या कह दिया जाएगा, टर्बुलेंट मोशन कह दिया जाएगा। क्लियर है। ए लैमिनर फ्लो हुज वेयर द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फ्लूइड हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन आर पैरेलल। भाई टर्बुलेंट किसे कहा जाता है, एक ऐसा फ्लो जिसके अंदर डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो वेलोसिटीज़ का। देखो अगर वेलोसिटीज़ का थोड़ा सा समझो, वेलोसिटीज़ का मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या था भाई, स्ट्रीमलाइन था। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या है, स्ट्रीमलाइन है। अगर वेलोसिटी वेरी करती है, वेलोसिटी क्या करती है, वेरी करती है, तो कौन सा है, टर्बुलेंट है। बट एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी स्पीड जिससे ऊपर जाती है उसे हम टर्बुलेंट फ्लूइड कह देंगे। उस स्पीड को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल स्पीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, क्रिटिकल स्पीड कहा जाता है। बर्नौलीज़ थ्योरम आप पढ़ेंगे। बर्नौलीज़ थ्योरम आपको क्या बताएगी, प्रेशर चेंज के बारे में आपको बताएगी। बर्नौलीज़ थ्योरम आपको क्या बताती है, प्रेशर चेंज के बारे में बताती है। थोड़ा सा समझेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम। P1 - P2 किसके बराबर होता है, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये दोनों क्या है, वॉल्यूम है। और H2 - H1, H1 और H2 क्या है, हाइट्स हैं। दोनों क्या हैं, अलग अलग हाइट्स हैं। ये बर्नौलीज़ थ्योरम। एक्चुअली बर्नौलीज़ थ्योरम कहती क्या है ये समझिए। मान लो यहाँ पर किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा है, मान लो ये कोई बस है, ठीक है, ये कोई बस है। अब ये बस यहाँ से यहाँ चली गई, क्या किया इसने, ये यहाँ से यहाँ पर आ गई। अब इस बस में देखो यहाँ से यहाँ पर, अब इस बस की वॉल्यूम क्या होगी, कम, और यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ पर अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इस बस का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर कम होता है और जहाँ पे वॉल्यूम कम होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये केस होता है। इसीलिए जब हवाई जहाज एक बार ऊपर की तरफ उठता है तो ऊपर उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और नीचे वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम। तो उसके नीचे प्रेशर बढ़ जाता है, उसके नीचे प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो हवाई जहाज को ऊपर उठने में मदद करता है।
क्लियर। अब देखेंगे P1 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इजिकल टू P2 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये आपका क्या है भाई, ये दो अलग अलग पॉइंटों पर आपकी बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्लेन की गई है। ये बर्नौलीज इक्वेशन थी, जिसका मतलब है P यहाँ पर प्रेशर है, 1/2 रो क्या है, डेंसिटी है, V यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, रो फिर से डेंसिटी है, G आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H क्या है, हाइट है। ठीक है, अब बात करेंगे एज वी मूव अलॉन्ग ए स्ट्रीमलाइन द सम ऑफ द प्रेशर द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होती है, रो V स्क्वायर बाई 2 के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, रो GH के। ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर P क्या है, प्रेशर है, ये KE ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है, और ये किसको, प्रेशर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, व्हेन ए फ्लूइड एट रेस्ट, जब कोई फ्लूइड रेस्ट पे हो तो उसकी सीधी सी बात है वेलोसिटी 0 होगी, तो उसका जो आपकी बर्नौलीज इक्वेशन है वो किस में बदल जाएगी, P1 रो GH1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ एप्लेक्स टॉरसिल्स लॉ जो था वो क्या था, ये देखेंगे। स्पीड ऑफ एफ्लेक्स कैसे निकाली थी, ये ध्यान रखेंगे, अंडर द रूट 2GH प्लस 2P माइनस PA बाई रो। कई बार आपको स्पीड ऑफ एफ्लेक्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, स्पीड ऑफ एफ्लेक्स आपको निकालनी पड़ती है। वो कैसे निकालेंगे आप ये देखेंगे, V1 रो GH अंडर द रूट 2GH प्लस 2P माइनस PA बाई रो व्हेन P इज मच ग्रेटर देन PA एंड 2GH में बी इग्नोर्ड। जब P बहुत बड़ा हो PA से तो 2GH को इग्नोर कर सकते हो, तो फ्लेक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V बराबर है अंडर रूट 2GH, जो टॉरसिल्स लॉ। वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होता है जो किसका फ्लो स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की फ्लो स्पीड मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वेंचुरीमीटर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायनेमिक लिफ्ट की। एक्चुअली देखो ये कुछ आप थोड़ा सा पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस आपको बताया गया है कि ये सारे फॉर्मूले लगे कैसे थे। ठीक है, विस्कोसिटी की बात करते हैं तो देखो भाई, जब हम सॉलिड्स को मूव कर रहे थे उनमें एक अपोजिंग फोर्स लगती थी, सॉलिड्स में क्या लगती थी कि अपोजिंग फोर्स लगती थी, उस अपोजिंग फोर्स का नाम हमने क्या दिया था, फ्रिक्शन दिया था। ठीक है, मोशन के अपोजिंग फोर्स जो लगी थी उसे फ्रिक्शन का नाम दिया था। बट अगर यही फोर्स लिक्विड में लगेगी तो इसे क्या नाम दे देंगे, इस अपोजिंग फोर्स को विस्कोसिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विस्कोसिटी कह देते हैं। व्हेन ए फ्लूइड इज मूविंग इन ए पाइप और ट्यूब देन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड लेयर अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब इज मैक्सिमम एंड डिक्रीज ग्रेजुअली एज वी मूव टुवर्ड्स द वॉल। भाई इट बिकम्स जीरो, जैसे जैसे मान लो सेंटर की तरफ आप रहते हो तो विस्कोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, और जैसे जैसे आप सेंटर से अवे जाते जाते हो तो विस्कोसिटी 0 के बराबर होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे विस्कोसिटी निकालने का फॉर्मूला, ईटा निकालने का फॉर्मूला है फोर्स इंटू लेंथ बाय वॉल्यूम इंटू एरिया, फोर्स इंटू लेंथ बाय में वॉल्यूम इंटू एरिया। यहाँ पर क्या होता है, विस्कोसिटी की SI यूनिट याद रखेंगे, पोजली होती है, और इसकी जो अदर यूनिट है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड होती है। क्या होती है, पास्कल सेकेंड होती है। द डायमेंशन ऑफ द विस्कोसिटी, डायमेंशन क्या होती है, ML-1 T-1। विस्कोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ML-1 T-1 होती है। फर्दर द रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ब्लड की जो है वो कांस्टेंट रहती है 0 डिग्री और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इससे आगे चलते हैं। स्टोक्स लॉ क्या था, भाई स्टोक्स लॉ के अनुसार क्या कहा गया था, F = 6 पाई ईटा AV, ये क्या है, स्टोक्स लॉ है। ठीक है, स्टोक्स लॉ में वी शैल नॉट ड्राइव स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ को हम यहाँ पर ड्राइव नहीं करेंगे। यहाँ पर वी किसको डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पर जो वी है वो वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, वी यहाँ पर वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सॉरी गाइज, यहाँ पर वी किसको डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बात आती है सरफेस टेंशन की बात आती है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, भाई सरफेस टेंशन एक फोर्स होती है जो किसी भी सरफेस के ऊपर, मतलब उस सरफेस को स्ट्रेच करके, किसी भी सरफेस को आप देखते हो ऐसा रहता है। मान लो किसी बर्तन के अंदर पानी है तो पानी ऐसे स्ट्रेच रहता है, तो इस सरफेस को स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स है वो कौन सी है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि कोई भी चीज़, जैसे बारिश की बूंद गोल क्यों होती है, तो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। केरोसिन ऑयल क्यों डाला जाता है नालियों के अंदर, ताकि सरफेस टेंशन कम हो जाए और जो मच्छरों के द्वारा उसके ऊपर अंडे दिए गए हैं वो डूब जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। और तीसरा ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सुई है पानी के ऊपर क्यों, किस फोर्स की वजह से तैर सकती है, तो इस सब का आंसर क्या रहेगा, सरफेस टेंशन रहेगा। ठीक है, मैसेज जो बनते हैं उनमें कौन मदद करता है, सरफेस टेंशन मदद करता है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इंटू डी। ठीक
ठीक है। फोर्स इंटू डायमीटर आपका क्या रहता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। द क्वांटिटी एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन। एस यहाँ पर क्या है, सरफेस टेंशन, जो किसके बराबर है, F/2L के बराबर है। किसके बराबर है, F/2L के बराबर है। L यहाँ पर क्या है, लेंथ है। इट इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड इंटरफेस एंड इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट लेंथ। किसके बराबर होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है। क्या होती है, सरफेस टेंशन बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मोलिक्यूल्स ऑफ ए मटेरियल अट्रैक्ट ईच अदर, सरफेस एनर्जी इज रिड्यूसेस। अगर किसी भी मटेरियल के मोलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसका सरफेस एनर्जी क्या करती है, घट जाती है। वाइल दे रेपेल, जो रेपेल करते हैं तो उनकी सरफेस एनर्जी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, प्लेन ऑफ इंटरफेस में जो एक्ट करती हैं। ठीक है, ये आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। इट ऑल्सो इज द एक्स्ट्रा एनर्जी डेट मोलिक्यूल एट द इंटरफेस हैव कंपेयर टू द मोलिक्यूल्स इन द इंटीरियर। भाई सरफेस टेंशन एक्चुअली क्या है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो सरफेस के ऊपर, जो आउटर बाउंड्री पर जो मोलिक्यूल्स है उनके पास होती है, इनर मोलिक्यूल्स की बजाय। इनर मोलिक्यूल्स से ज़्यादा जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड एयर इंटरफेस। लिक्विड एयर इंटरफेस की सरफेस टेंशन क्या होती है, वहाँ पर क्या था, फोर्स बाय एरिया था ना, फोर्स बाय 2L था। तो यहाँ पर फोर्स को क्या नाम दे दिया, mg के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है, mg के नाम से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेट को हम पढ़ेंगे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। लिक्विड एयर, सॉलिड एयर एंड सॉलिड लिक्विड डिनोट्स SLA। SLA से किसका भाई सरफेस टेंशन डिनोट किया गया है, लिक्विड एयर का। SA से किसका, सॉलिड एयर का। और SL से सॉलिड और लिक्विड का जो सरफेस टेंशन का एंगल है वो यहाँ पर मेजर किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे किसके बराबर होता है, S लिक्विड एयर cos थीटा प्लस सॉलिड लिक्विड इज इक्वल टू सॉलिड एयर। ठीक है, ये आप सीधा ध्यान रखेंगे। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा अगर सॉलिड लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो सॉलिड एयर के सरफेस टेंशन से ज़्यादा हो, जैसे वाटर लीफ इंटरफेस में होता है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल होगा अगर ये सॉलिड लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो, लिक्विड एयर के सरफेस टेंशन से कम हो, जैसे वाटर प्लास्टिक इंटरफेस पर होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप देख लेंगे। व्हेन थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, जब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली टू देमसेल्फ। तो जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, वीकली टू द दोज ऑफ सॉलिड। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी तरफ क्या करेंगे, वीकली अट्रैक्ट करेंगे। जबकि अगर वो एंगल एक्यूट होगा, क्या होगा, एक्यूट होगा, तो वो क्या करेंगे, लिक्विड सॉलिड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और इंटरली क्या करेंगे, कम अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेना। शॉप और डिटर्जेंट में यही काम करता है। मैंने बताया था ड्रॉप और बबल में भी यही काम करता है। ड्रॉप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उसके सरफेस टेंशन के बारे में आप कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P2 किसके बराबर गया, या फिर यहाँ से निकाल लीजिए 4πr प्लस डेल आर स्क्वेयर माइनस 4πr स्क्वेयर SLA। एस क्या है, लिक्विड एयर इंटरफेस है, A इजिकल टू 8πr डेल आर लिक्विड एयर इंटरफेस। ठीक है, तो वेट यहाँ से कितना हो जाएगा, और जो वर्क डन है, सॉरी W वर्क डन कितना हो जाएगा, P1 माइनस P0 इज इंटू में 4πr स्क्वेयर इंटू डेल आर इंटू में 4πr स्क्वेयर इंटू में डेल आर आपके यहाँ पर हो जाएगा। कैपिलरी राइज भी सरफेस टेंशन की वजह से करते हैं। द कैपिलरी इज ए कॉन्केव। ठीक है, दिस मीन्स दैट द प्रेशर इज बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द टॉप सरफेस इज गिवन बाय। अगर वो कैपिलरी कॉन्केव है तो प्रेशर किससे दिया जाएगा, P बराबर है 2S/A cos थीटा। जस्ट एज मीनिंग एज एयर वाटर इंटरफेस इज लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। कुछ नहीं है ये, यहाँ पर एक बार ध्यान रखेंगे, अगर वो कॉन्केव होगा तो जो प्रेशर चेंज है वो किसके बराबर होगा, 2S cos थीटा बाय A के बराबर होगा। डिटर्जेंट किसकी वजह से काम करते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से काम करते हैं, आप ध्यान रखें। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड इज दैट इट कैन फ्लो। द फ्लूइड does not have any resistance to change of its shape, thus the shape of a fluid is governed by the shape of the container। भाई जो फ्लूइड का शेप हो किसके द्वारा, कंटेनर के शेप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और जो गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। यूनिट्स दी गई हैं, देख लेंगे। पास्कल लॉ में क्या कहा गया था, अगर आप किसी फ्लूइड पर प्रेशर लगाएंगे तो वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली एक्ट करेगा। और प्रेशर एट डेप्थ निकालना तो कितना होगा, प्रेशर इनिशियल प्लस ρgh उसमें आप ऐड करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी। A इक्वल टू कांस्टेंट एरिया एंड वेलोसिटी जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है स्टेट्स दैट एज वी मूव अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, अगर हम स्ट्रीम लाइन मोशन में चलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, ρv²/2। पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, ρgh या ρgy के बराबर रहेगी। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्टोक्स लॉ ध्यान रखेंगे, F इजिकल टू 6π η AV के बराबर होता है। ठीक है,
तो गाइज ये था आपका चैप्टर, और यहाँ पर कुछ आपको क्या दिए गए हैं, डायमेंशंस एंड यूनिट दी गई हैं जिनको आप याद रखेंगे। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ गाइज, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर अपने शेयर कीजिए। हो सके तो अपने जितने भी आपके ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं, उनमें आप इस चैनल के बारे में बताइए। गाइज मैं ये सब आप सभी के लिए कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि जल्दी ही अनअकैडमी पे मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा, और अनअकैडमी पे अगर मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ तो आप लोगों को मैं उसका लिंक भी यहाँ पर अपने ही डिस्क्रिप्शन के अंदर देना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे को पता है कि आप में से कोई भी इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कभी भी मैंने ये कमेंट नहीं देखा कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ या फिर ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। और ये अपेंडिक्स है जिसे आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए गाइस, ये पढ़ लेना है। ये बायो का एक टॉपिक है जो HSSC के बच्चों के लिए थोड़ा सा कामयाब, यहाँ पर आप लोगों को ये हेल्प कर सकता है टॉपिक, ठीक है। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।